तो जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का ये सेकंड पार्ट लेके आ गया हूं, जिसमें मैं जो फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका था। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों के दोनों कवर करने वाला हूं, तो अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को। स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस इज R2, दो चीज दे रखा है आपको। एंड जो चार्ज दिया हुआ है उसके जो आउटर रेडियस पे जो चार्ज है वो Q चार्ज उस पे क्या कर रहा है, इंक्लाइंड कर रहा है। आउटर मोस्ट जो चार्ज है, आउटर सरफेस एरिया पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। एंड फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सेल। एक Q चार्ज जो है हमारा स्मॉल q, वो चार्ज जो है आपका सेंटर पे प्लेस कर दिया गया है। फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सेल। अब ये याद रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक वर्ड दिया है इसने, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहले न्यूमेरिकल पे बेस्ड जो बात कही गई है उस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि स्फेरिकल सेल है, मैंने स्फेरिकल सेल बना दिया। इस स्फेरिकल सेल का जो इनर रेडियस है, समझ लो ये मेरा एक इनर सरफेस बना दिया मैंने। इस इनर सरफेस का जो इनर रेडियस है वो R1 दिया हुआ है। एंड मैंने एक आउटर सरफेस बना दिया, ये मेरा यहाँ आउटर सरफेस जा रहा है। इस आउटर सरफेस का जो मेरा रेडियस दिया हुआ है वो R2 दिया हुआ है। तो R1 और R2 आपको गिवन था, ये दो चीज मैंने आपको बता दिया। एंड सेकंड वन क्या कर या इसके बाद रेडियस के बाद कि इसमें जो है आउटर पे जो है वो प्लस Q चार्ज जो है, बड़ा वाला Q चार्ज आउटर पे जो है। एंड जो इनर पे है, इनर पे वो प्लस Q। एंड याद रखना कभी भी एक चीज, इसने बोला कि जो कैपिटल Q है वो इनसाइड द पार्ट है। तो इनसाइड में इनर पार्ट के अंदर इसको शांत करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज तो होगा। तो इनर पार्ट के अंदर यहाँ इनर पार्ट में जो है नेगेटिव चार्ज रहेगा। एंड जो ये इनसाइड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज, इनर पार्ट के अंदर ये Q का जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा। एंड आउटर पार्ट में ये जो आउटर साइड में जो रहेगा वो बड़ा Q चार्ज रहेगा। एंड देन इसने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। क्या पूछा आपने? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपको न्यूमेरिकल पे बेस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी का होता क्या यार? सरफेस डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन में एरिया होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। और याद रखना ये चार्ज जो होता है चार्ज एनक्लोज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? एनक्लोज्ड होता है। अगर एनक्लोज्ड नहीं हुआ तो समझ लो कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो आपका ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी उसमें होगा ही नहीं। तो याद रखें एनक्लोज्ड चार्ज लिया जाता है। तो एनक्लोज्ड चार्ज इनर पार्ट का मैं ले रहा हूं। सबसे पहले मैं किसका निकाल रहा हूं? इनर पार्ट का। तो इनर पार्ट में हमारा जो चार्ज है वो कौन सा? इनर पार्ट के अंदर माइनस नेगेटिव चार्ज है। तो माइनस नेगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड है। और अपन में एरिया, एरिया क्या होगा हमारे सर्कल का? सर्कल का क्या होता है? 4 पाई और रेडियस है हमारा R1 का स्क्वायर। तो इसका हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा माइनस Q अपन में 4 पाई R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड सेकंड इसने पूछा आउटर का। आउटर का पूछेगा तो आउटर के लिए हम जब निकालेंगे आउटर सरफेस का, तो आउटर सरफेस के लिए जो डेंसिटी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन में एरिया। चार्ज अपॉन में एरिया ही होगा ना। अब चार्ज इसकी बात करूं, चार्ज एनक्लोज की बात करूं, तो एक यहाँ पे बड़ा जबरदस्त सा कंसेप्ट निकलेगा। चार्ज मैंने क्या देखा यहाँ पे? मेरा चार्ज अगर देखो तो आप यहाँ आ जाते हैं। मेरा चार्ज देखो तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक पार्टी है, लेकिन इनर साइड की बात की गई तो नेगेटिव लिया गया। अब मैं पूरे की बात करूं, ये आउटर वाला जब आएगा तो आउटर वाला तो ये पूरा सर्कल लेके आएगा। तो आउटर वाले में क्या होगा? एक ये चार्ज होगा और एक ये चार्ज होगा। ये दोनों तो अपने भाई भाई है, तो इन दोनों में से किसी एक को लेट करते हैं हम। तो क्या होगा यहाँ पे? प्लस Q और ये वाला। तो इनमें जो चार्ज होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? एनक्लोज चार्ज जो लिया जाएगा वो बड़ा Q प्लस में छोटा Q अपन में एरिया जो है 4 पाई 2 का होल स्क्वायर। जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगा आपका बड़ा Q प्लस में छोटा Q अपॉन में 4 पाई R जो होगा वो सेकंड वाला लेके होल स्क्वायर निकाल लेंगे। ये इसका न्यूमेरिकल का जो था हमारा क्या था? ये न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया? क्लियर होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, बस क्लियर करना। एंड सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कैविटी। कैविटी मतलब एक सर्कुलर फॉर्म दिया हुआ है, उस सर्कल के अंदर इनसाइड दी कैविटी अगर उसके अंदर कोई चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये आपसे ये कह रहा है कि एक सर्कल ले लिया मैंने, उस सर्कल के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हमने मान लिया, चलो ठीक है भैया। तो ये कहना चाह रहा है कि क्या उसका शेप मतलब उसकी साइज, वो चीज शेप कैसा होगा? वो सर्कुलर फॉर्म में होगा या इरेगुलर शेप होगा? तो ये चीज पूछना चाह रहा है ना। तो चलो मैं एक चीज बताता हूं आपसे। इसने ये बोला
कि मैंने एक ये दे दिया, अब मुझे ये नहीं पता ये सर्कल है, लेकिन बनाया मैंने सर्कल है। इसने बोला इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जब इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो इसकी जो शेप ले गए वो शेप कैसा होगा? या तो ये सर्कुलर होगा या स्फीयर होगा, सर्कुलर होगा, सर्कल होगा, स्फीयर होगा, या फिर ये इरेगुलर शेप होगा। कौन सा? इरेगुलर शेप होगा, इरेगुलर शेप होगा। तो क्या कहेगा कौन सा शेप होगा? तो हमने ये देखा कि कभी भी कोई सर्कल के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो उसका शेप जो होगा वो इरेगुलर शेप होगा। कौन सा शेप होगा? इरेगुलर। कैसा भी, जैसा हमने गॉसियन सरफेस में लिया था, ये शेप इरेगुलर है, सर्कुलर स्फीयर नहीं लिया था। गॉसियन सरफेस में हम गॉसियन सरफेस कोई सा भी शेप जो लेते हैं वो इरेगुलर ही लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे इरेगुलर शेप लिया जाता है जिसमें कोई भी चार्ज जो है प्रेजेंट ना हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? देखो भैया, जैसे मैंने इरेगुलर शेप ले लिया, ये मेरा इरेगुलर शेप है, इसमें मैंने कोई टेस्ट चार्ज लेके आया। कौन सा चार्ज लेके आया मैं? टेस्ट चार्ज। अच्छे से समझना ये एक्सपेरिमेंट को, मजा आएगा आपको, बड़ा मजा आएगा इस टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज में लेके आया क्यू नोट को। क्यू नोट को क्या कर रहा हूं मैं? इस ओवर द जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? इंक्लाइन कर रहा हूं। अब देखो कि इसका काम क्या है, ये जो सरफेस चार्ज लेके आया ना मैंने, ये समझ लो अधमरा सा इंसान है। अधमरे इंसान को मैं खड़ा करूंगा तो वो कभी इधर डोलेगा, कभी इधर डोलेगा, मतलब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बिना फोर्स के वो इधर उधर डोल रहा है, हो रहा है ना? ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही ये चार्ज है, इस चार्ज पे अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो होगी, तो इस चार्ज को अगर इस पे मैं लेके जाऊंगा तो ये इधर डोलेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी लिख लो या एस लिख लो, मर्जी होती है। तो यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू डी होता है। अब यहाँ पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है, तो फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई तो वर्क डन जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जीरो हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा? इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर शेप हो जाता है। कौन सा रेगुलर शेप हो जाता है? इरेगुलर शेप हो जाता है। तो याद रखना, इसका शेप का मैंने कंडीशन भी बता दिया, एक्सपेरिमेंट भी बता दिया, सब कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया। यहीं पे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने दोनों के दोनों यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। एंड सेकंड पार्ट यहाँ पे हमारा जो सेकंड वन 12th क्वेश्चन आ जाता है। 12th क्वेश्चन में क्या कहता है ये कि आपको दिया 200 माइक्रोफैरेड। कौन सा? कैपेसिटेंस की बात आ गई। कैपेसिटेंस आपके जो पेपर में जो होता है ना, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस पे ही फंसते हैं और बड़ा मजेदार से क्वेश्चन भी होते हैं ये। इसने बोला 200 माइक्रोफैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन ऑफ 5 मिलीमीटर। मतलब इसने कहा, अच्छे से मैं फिगर के थ्रू समझाऊं तो और मजा आएगा। देखो मैंने, जैसे ये मेरा प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। वो सेपरेशन बिटवीन जो है वो मेरा 5 मिलीमीटर है। कितना है? 5 मिलीमीटर। ये चीज दिया हुआ है। एंड इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है, सी की वैल्यू है 200 माइक्रोफैरेड। माइक्रो में है तो इसे मैं चेंज कर लेता हूं फैरेड में, तो 200 इंटू में 10 रेज़ पर कितना हो जाएगा? -6 फैरेड हो जाएगा। तो मेरा ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई फर्स्ट। एंड सेकंड, इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद भी देख लेते हैं हम। इसने बोला 5 मिलीमीटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट डीसी सोर्स। मतलब मैंने डीसी सोर्स को लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया मैंने? बैटरी को लगा दिया। जैसे डीसी सोर्स मतलब बैटरी लगा दिया, ये मेरा बैटरी है। एंड यहाँ पे मैंने एक की लगा दिया। अब ये जो मेरा वोल्ट है वो 100 वोल्ट का डीसी सोर्स है, मतलब ये सोर्स जो है वो मेरा डीसी सोर्स वो 100 वोल्ट का है, डीसी सोर्स है, वोल्ट है ये, ठीक है, ये चीज का। एंड सेकंड, फिर इसने कहा कि इट रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब इसे मैंने कनेक्ट कर दिया, रिमेन्स कनेक्टेड to the source using an insulated handle. The distance between the plate is double. अब क्या किया गया? उसके डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। पहले 5 था तो अब कर दिया गया 10, डबल कर दिया गया। एंड a dielectric slab thickness 5 millimeter and dielectric constant 10 is introduced between the plate. Explain with the reason how the. अब इसने कहा ना कि इसने कुछ नहीं समझ आया तो इतना सा समझ लो कि अब इसने डायलैक्ट्रिक तो उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके अंदर क्या किया? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 10 जो है उसके अंदर k की वैल्यू 10 उसमें पुट कर दी। तब ये पूछ रहा है कि उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट, मतलब इसमें k की जो वैल्यू है वो 10 मैंने पुट कर दी तो इसके
कैपेसिटेंस, फर्स्ट पार्ट बोला इसके कैपेसिटेंस, सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेकंड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड थर्ड इसने पूछ लिया, थर्ड वन क्या पूछा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, एंड थर्ड वन आपको एनर्जी डेंसिटी की बात कही गई। तो आप देखो मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कैपेसिटेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कैपेसिटेंस की बात सबसे पहले करते हैं, कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं, कैपेसिटेंस की तो कैपेसिटेंस क्या कहता है, मैंने जैसे जानते हो कि आपका C जो होता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, इतना तो आप जानते हो ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। अब मैंने क्या किया, मेरी यहाँ पे अगर फिगर में देखो तो 200 है, यहाँ पे क्या मेरा 200 है, 200 तो 200 पहले था, स्टार्टिंग में पहले था। अब मैंने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दी, तो डाइलेक्ट्रिक के कारण कुछ तो चेंज होगा ना, तो डाइलेक्ट्रिक के कारण चेंज क्या होगा, उसकी थिकनेस पे पहले चेंज ले लेते हैं। तो हमने पहले डिस्टेंस जो डी की वैल्यू होती है ना उसमें चेंज लेते हैं, तो डी की वैल्यू में चेंज कितना, उसकी थिकनेस कितनी है 5 है, एंड थिकनेस उसकी 5 थी, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना डाला गया 10 डाला गया। तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू आ जाएगी इससे मिलीमीटर में आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा मेरा, इतने मिलीमीटर आ जाएगा। एंड इसकी मैं कैपेसिटेंस की सी डैश जब निकालूंगा, सी डैश की वैल्यू, तो ए एप्सिलॉन नॉट तो होगा, ए एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू होगी, एंड सेकंड वन नीचे जो लिया जाता है वो डिस्टेंस अपन में K1 जो लिया जाता है, एंड प्लस में डिस्टेंस मतलब जो सेकंड है, और उसके बाद जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, फिर सेकंड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, पहले ये डी ही लिया गया, जिस टाइम पे ये डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला हुआ था तब तो ये था, लेकिन जिस टाइम पे इस पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू इसमें डाल दी गई, तो उसमें कुछ चेंज आएगा, तो K1 और K2 डाल दी गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे C डैश की जब वैल्यू निकाली गई तो ए एप्सिलॉन नॉट हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D1, तो D लिख दिया गया, और K1 की वैल्यू मतलब जो लास्ट में 10 रखी गई, एंड D था, और फिर स्टार्टिंग में जो K1 K2 की वैल्यू मतलब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तो उसकी वैल्यू 1 ली जाती है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से तो मेरा C डैश आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा डी अपॉन में 10 आ जाएगा, प्लस में D आ जाएगा, तो C डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, अपॉन में यहाँ से करूँ तो 11 अपॉन में 10 और D आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 11 अपॉन में 10 आ गया मेरा, यहाँ से क्या आ गया मेरा 11 अपॉन में 10 आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, C डैश इज इक्वल टू इस 10 को ऊपर लेके चल जाता हूं, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 11 हो जाएगा। तो इस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D की वैल्यू कितनी है मेरी, आप जानते हो 200 माइक्रोफैरेड, स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी हुई थी वही तो है, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह रख दिया 200 माइक्रोफैरेड, इनटू में रख दिया 10 अपॉन में 11, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2000 अपॉन में 11 माइक्रोफैरेड। 11 से काटा तो 11 कम 11 हो जाएगा, और 9 से काटूंगा तो 11 88 हो जाएगा, फिर 2 से काटूंगा तो 11 कम 11 हो जाएगा, फिर इससे काटूंगा पॉइंट में आ जाएगा, फिर 11 88, तो इतना आ गया, तो मेरा 181.8 माइक्रोफैरेड के पास आया है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ C डैश इज इक्वल टू 182 माइक्रोफैरेड। तो मेरा जो कैपेसिटेंस चेंज आएगा, जो कैपेसिटेंस में चेंज आया वो मेरी आ गई 182 माइक्रोफैरेड की वैल्यू मेरी यहाँ से फाइंड हो जाती है। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड कर ली, जो मेरी फर्स्ट कैपेसिटेंस में चेंज आया था वो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया। कैपेसिटेंस फर्स्ट मेरा यहाँ से कंप्लीट हो गया, आपको समझ भी आ गया होगा। सेकंड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डिफरेंस क्या है, मतलब उसमें रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में। तो हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो V अपॉन में D होता है, स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कैपेसिटेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन में डिस्टेंस भी होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे इस D का जो है ना वो दिक्कत पड़ती है, D क्या है, सेपरेशन क्या लेंगे, सेपरेशन क्या होगा, प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो प्लेट के बीच का सेपरेशन जो लेंगे वो प्लेट के बीच का सेपरेशन आपका 5 मिलीमीटर तो था ही, 5 मिलीमीटर था ही, एंड सेकंड आपका 5 मिलीमीटर थिकनेस अपॉन में उसका डाइलेक्ट्रिक को ऐड कर दोगे इसमें, तभी टोटल सेपरेशन बनेगा, क्योंकि उसका थिकनेस और डाइलेक्ट्रिक जो डाला गया है वो भी थिकनेस में अब सेपरेशन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से अब जो सेपरेशन होगा, D की जो वैल्यू होगी, D की वैल्यू वो फाइंड हो जाएगी आपकी, D की वैल्यू कितनी, आपका 5.5 मिलीमीटर। तो आपका जो थिकनेस ली जाएगी, डिस्टेंस लिया जाएगा वो 5.5 लिया जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो वोल्ट है वो आपका 100 है, और अपॉन में जो आपका ये थिकनेस है वो 5.5 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 0 से ये हटा दिया तो ऊपर चला गया, 5 से इसे काटा तो 11 में 5 2 जा हो जाएगा, और यहाँ पे 200 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी आ गई 200 अपॉन में 11, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होता है, यहाँ वोल्ट पर मीटर में, यहाँ तो वोल्ट पर मीटर में, यूनिट इसकी दो और भी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। तो यहाँ पे न्यूटन अपॉन में कूलम भी होता है, ये भी होता है, और इसमें वोल्ट मीटर भी आपका, वोल्ट पर मीटर भी आपका इसका ही यूनिट होता है। तो यहाँ से आपकी ये निकल गए, इसको डिवाइड आप कर सकते हो, डिवाइड आपको जो अच्छा लगे वो डिवाइड करते रहना। अब याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक चीज बस छोटी सी, यहाँ पे हमारा किसमें ये मिलीमीटर में, लेकिन मिलीमीटर में हम नहीं छोड़ सकते, मीटर में होना चाहिए। देखो मैंने यूनिट क्या लगाया, यहाँ पर ना मिलीमीटर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा, 10 की पावर -3 क्या चल जाएगा, अब ऊपर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये हमारा 200 है, 200 इंटू में 10⁻³ हो जाएगा, अपॉन में 11 हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करते रहना, जो भी आपका आंसर आ सके, जो भी सॉल्व करना चाहो कर लेना, बस यहाँ तक आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एंड थर्ड वन आ जाता है अब यहाँ पे आपका, कि पूछा क्या था आपका थर्ड, एनर्जी डेंसिटी की बात। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हमने सी हम जानते हैं, जो हमारा एनर्जी डेंसिटी है वो 1/2, मतलब एनर्जी जो होती है U = 1/2 CV² होता है, CV²। तो स्टार्टिंग का CV² ले लो, और उसके बाद जो डाइलेक्ट्रिक डाल दी तो U' ले लेता हूं, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 C'(V²). तो अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग और अपॉन में ये कर दूंगा, तो मैं मतलब जो ये वाला जो है डाइलेक्ट्रिक डालने वाला 1/2 C'(V²) अपॉन में 1/2 CV²। इन दोनों को मैं अपॉन में ही तो रखूंगा, इन दोनों के रेशो निकालने के लिए। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आया मेरा C' अपॉन में C' की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 2000 माइक्रोफैरड अपॉन में 11 था, और इसको मैंने कर दिया था, ये मेरा 200 था, तो 1 से 1 कट जाएगा। 20 अपॉन में 2 है, तो 2 से इसे काट दूंगा तो 10 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ से C' अपॉन में C जो है वो आ गया 10 अपॉन में 11। तो इसको मैं, ये चीज़ मेरा आ गया कितना, इससे मुझे पता चलता है कि जो मेरा C' है वो 10/11 टाइम्स जो है वो C के है। मतलब जो हमारा ओरिजिनल, मतलब जो हमारा ये न्यू कैपेसिटेंस है, न्यू कैपेसिटेंस मतलब न्यू एनर्जी डेंसिटी है, वो ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी क्या है 10/11 टाइम्स हो गई है। तो बस इतना सा आपको बताना था कि कितने टाइम्स हो गई, कितना चेंज आएगा। तो हमारी जो न्यू वाली एनर्जी डेंसिटी है वो ओरिजिनल वाली डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी के 10/11 टाइम्स हो गई है। या फिर हम इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, इसका स्क्वायर करके भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ से आ जाता है 100 अपॉन में 1/121। तो यहाँ से इतने टाइम्स भी हो जाती है। तो यहीं से हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन भी यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये न्यूमेरिकल जो थे ना, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, 6 मार्क्स में आपके ये आ रखे थे। तो मैंने इसलिए आपको इसका आराम से बिल्कुल एक स्टेप करके बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये आ गया हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन आपका ये डेरिवेशन पे बेस है। डेरिवेशन तो आप जानते हैं। इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, ड्यू टू स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या लैम्डा, and consider a cylindrical Gaussian surface of a radius r and length l and coaxial with line charge. The cylindrical Gaussian surface may be divided into 3 parts. आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस 1 एंड फ्लैट सरफेस 2। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक लाइन चार्ज है, ये मेरा एक लाइन चार्ज है, इसमें चार्ज जो है डेंसिटी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, लाइन चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल ले लिया। गॉसियन सरफेस क्या लेना है, सिलेंड्रिकल। तो मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले लिया, तो ये मेरा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब क्या कह रहा है, सिलेंडर का जो लेंथ है, वो लेंथ जो है वो एल लेना है, लेंथ जो है एल लेना है। इसका जो रेडियस लेना है वो रेडियस आपको आर लेना है, ये चीज कहा है। एंड सरफेस एरिया जो है वो चीज तो नहीं कहा। इसमें एक चार्ज डेंसिटी गई है, क्या कही है, लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसे हम चार्ज डेंसिटी कह देते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इसकी दी हुई है, जिसे लैम्डा का है, चार्ज डेंसिटी को इसने लैम्डा का है। अब मैं कहूँगा कि ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस फर्स्ट लाइट कर रहा हूँ। ये फ्लैट सरफेस जो है, फ्लैट वाला फ्लैट सरफेस, ये सेकंड है हमारा। एंड ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, इसको मैंने क्या कह दिया, ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस
एरिया। ठीक है, ये चीज 3 चीज कही गई। एंड इसके बाद बोला इसकी डेरिवेशन करके दिखाओ। बताओ इसका डेरिवेशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला इसका ड्राइव होगा, बता देते हैं। चलिए आ जाओ। अब क्या देखेंगे हम इसमें, पहले सबसे पहले इसमें एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दो, आंसर आपका हाथ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, इसमें मैंने स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया। मैंने क्या किया, इसमें एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया। ये मेरा स्मॉल सरफेस एरिया, ये मेरा स्मॉल सरफेस एरिया। इसमें भी मैंने क्या किया, एक छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया, ये वाला ले लिया। एंड थर्ड यहां से मैंने एक स्मॉल सरफेस एरिया, क्योंकि जो हमारा गॉस है, गॉस कहता है कि छोटा सा सरफेस एरिया आप लेट कर लो, वहीं से काम बन जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो। मैंने क्या बोला, इसमें मेरा जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा क्या जाता है, पैरेलल जाता है या परपेंडिकुलर जाता है। तो ये तो इसके हिसाब से तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही हुआ ना, इसके हिसाब से तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ। तो ये एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो जिधर एरिया वेक्टर जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा ऐसे ही जाता है, हॉरिजॉन्टली जाता है, कभी ऊपर नहीं भागता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर भाग रहा है और ये हमारा एरिया वेक्टर इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, हमारा इधर जा रहा है इस केस में। मतलब जो कर्व सरफेस एरिया में एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इधर जा रहा है। लेकिन इसमें एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर जाए, तो यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर इधर जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हॉरिजॉन्टली जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर जाएगा। एंड सेम केस इधर होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर हमारा नीचे की ओर जाएगा। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लो या इस साइड ले लो, मर्जी आपकी होती है। तो ये चीज हुआ। अब क्या देखोगे आपकी फ्लैट सरफेस 1 में, यहाँ पे एंगल थीटा क्या बन रहा है, थीटा बन रहा हमारा 90 का, थीटा बन रहा हमारा 90 का। एंड फ्लैट सरफेस जो ये फर्स्ट वाला जो है, इसमें भी थीटा बन रहा है 90 का। इसमें पैरेलल है, पैरेलल की केस में जो थीटा बनता है वो हमेशा 0 बनता है, या एंटी पैरेलल हो तो 180 बनता है। ये 3 केस देख लिया आपने। अब देखो डेरिवेशन करते हैं, गॉस लॉ को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं, गॉस को बुलाते हैं, गॉस को। गॉस क्या कहता है, सबसे पहले कि फ्लक्स निकालो। फ्लक्स मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, मतलब एक एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, उसी को हम गॉस थ्योरम कहते हैं, गॉस कहते हैं। तो गॉस कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यहाँ पे वो कर दो E डॉट ds, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने पास हो रहे हैं वो पास करने के लिए इज इक्वल टू Q, मतलब चार्ज अपन में एप्सिलॉन नॉट होगा। ये गॉस थ्योरम कहता है, इतना कहता है गॉस थ्योरम। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के सबसे पहले E डॉट ds किया, E डॉट ds किया। अब E डॉट ds है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ्लक्स होगा E ds cos थीटा हो जाएगा, E ds cos थीटा हो जाएगा। इसको मैं फ्लैट सरफेस के लिए ले रहा हूं, पहले किसके लिए, फ्लैट सरफेस 1 और 2 दोनों के लिए ले रहा हूं, 1 और 2 दोनों के लिए। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्लैट सरफेस में, फ्लैट सरफेस में cos थीटा की वैल्यू E ds cos थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से हमारा E ds जो होगा, E ds cos थीटा की वैल्यू यहाँ से मेरी 0 हो जाएगी। एंड यहाँ से मेरे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो 0 हो जाएगी। मतलब फ्लैट सरफेस से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू नहीं होगी, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो फ्लैट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। एंड सेकेंड, अब बचा ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया। किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं मैं, सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वाला कौन सा पोर्शन है, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला हमारा S1 है, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला हमारा S1 है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फ्लक्स निकाला, फ्लक्स निकाला तो यहाँ से E डॉट ds हो गया, E डॉट ds। तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा हो जाएगा, E ds cos थीटा हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब cos थीटा होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा होगा E और D, इसकी वैल्यू हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बचा E ds बच गया ओनली। अब मैं फ्लक्स निकालूंगा, तो फ्लक्स निकालने के लिए E बाहर निकल रहा है, कांस्टेंट टर्म है, तो बचा ओनली ds। अब क्या होगा, ds निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका है, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, यहाँ पे देख लो फिगर के अंदर, फिगर कहाँ है, ये रहा कर्व्ड सरफेस एरिया। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h, h की वैल्यू क्या है, l है, तो 2 पाई r l हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम यहाँ पे रख देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r l, तो E रहेगा और यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 पाई r l हो जाएगा। ये हो गया ना, ये फ्लक्स निकल गया। अब क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है, गॉस कहता है कि जो भी फ्लक्स निकला है ना, उस फ्लक्स को हमेशा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख दो। तो हमारा फ्लक्स निकला E ब्रैकेट में 2 पाई r l और इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा Q अपॉन में 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं एक चीज कि लैम्डा इज इक्वल टू लाइन चार्ज
चार्ज जो होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी जो होती है, चार्ज अपन में लेंथ होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे ये चीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये क्यू अपॉन में एल को तो हमने लैम्डा लिख दिया, तो यहाँ से बन गया ये हमारा लैम्डा, अपॉन में बच गया 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहीं पे हमारी डेरिवेशन जो होती है यहीं से कंप्लीट हो जाती है। यहीं पे ये क्वेश्चन भी हमारा तीनों का तीनों सरफेस एरिया में, यहाँ पे हमारा जो आया वो क्या है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसका हमारा 0 आ गया, इसका हमारा 0 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा सरफेस चार्ज, लाइन चार्ज जो डेंसिटी होती है गॉसियन सरफेस के अंदर, उसमें ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया में होता है, एंड अदर सरफेस एरिया जो फ्लैट सरफेस एरिया होता है उसमें 0 होता है। तो इसका हमने डेरिवेशन कर लिया, मजेदार डेरिवेशन था, बड़ा जबरदस्त डेरिवेशन। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अब आसान से थियोरेटिकल पार्ट आ जाते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में मानूंगा आप थोड़े खत्म हो गए, थियोरेटिकल में ये बोल रहा है विच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड would correspond to the stable equilibrium। अब ये कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब डाइपोल मूवमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों की कैसी ओरिएंटेशन हो कि ये दोनों इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल हो। स्टेबल मतलब होता है ना कि अपने आप में रहे, आराम से स्टेबल रहे, ये नहीं कि किसी को ये दिक्कत हो रही है, किसी को ये दिक्कत, तो ये कैसे एक दूसरे में चले कि इनका क्या हो, ये दोनों स्टेबल हो। तो याद रखना कभी भी कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लड़ाई जब करते हैं जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर डाइपोल मूवमेंट मतलब P जो है हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हमारे पैरेलल कंडीशन में, किस कंडीशन में, पैरेलल कंडीशन में, तो वो स्टेबल कंडीशन में होगा। क्यों स्टेबल कंडीशन में होगा, पैरेलल में स्टेबल, मतलब उसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 होती है, इस कारण से वो स्टेबल होता है। एंड सेकंड होता है कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा डाइपोल मूवमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 हो जाती है, मतलब ये हमारा एंटी पैरेलल हो जाता है। कौन सा, एंटी पैरेलल हो जाता है। और एंटी पैरेलल में ये क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल मतलब जाना इधर चाहिए था उधर जाने लगा, मतलब होता है ना कि एक जना इधर जा रहा है और उसको देख कर दूसरा इधर भागने लग जाता है, तो इसको अनस्टेबल फील होता है। तो इस कारण से क्या होता है, मतलब 180 की कंडीशन में ये अनस्टेबल हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता, एंड 0 डिग्री कंडीशन में स्टेबल हो जाता है, स्टेबल की कंडीशन में आ जाता है। इसी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो याद रखना कि स्टेबल और अनस्टेबल कब होते हैं। ठीक है, हो गया हमारा ये कंप्लीट। 15 है डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा होता है जैसे हमने कोई भी दो चार्ज ले लिए, एक आपका नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और एक पॉजिटिव। डाइपोल मतलब क्या है, दो पोल। डाइपोल मतलब दो पोल, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो पोल वाले चीजों को हम डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल ले लिया, तो डाइपोल जो है, डाइपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, ये कहता क्या है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट हमेशा कहता है कि कोई भी आपका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो चार्ज इंटू में उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, चार्ज के दो चार्जों के बीच का जो सेपरेशन होगा उन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। P जो होता है वो Q इंटू 2A होता है। तो उसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट की बात करूं, कूलम मीटर होता है। तो यहाँ पे यही चीज पूछा हुआ था, ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पे आपका स्टेट करने बोल जाता है इसकी ऐसा यूनिट को। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभी जो मैंने बताया वो ये कि ओरिएंटेशन भी बात डाइपोल मूवमेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल की कंडीशन किस टाइम पे होती है, जब 0 डिग्री होती है, और अनस्टेबल की कंडीशन वो एंटी पैरेलल देख के एक दूसरा इधर उधर भागने लग जाता है, वो अनस्टेबल में आ जाता है। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17 क्वेश्चन, इसने कहा कि टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट द पॉइंट a,0 एंड 4a,0 रिस्पेक्टिवली। चलिए हम आते हैं पहले एक क्वेश्चन पे, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। तो ग्राफ ले लिया मैंने। अब इसने बोला सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे -2q, वो a,0 पे लोकेट कर रहा है, a,0 पे। तो समझ लो मैंने यहाँ पे a लिया है, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 3a, यहाँ पे हमारा 4a है, क्योंकि एक्स एक्सिस ही तो होती है। कभी भी ऐसे लिखा हुआ है a,0, इसका मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है, यही तो होगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाली जो होगी a,0 होगा, ये 2a,0 होगा, ये हमारा 3a,0 होगा, एंड ये हमारा 4a,0 होगा। ये ऐसे होंगे। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मेरा जो चार्ज है वो लोकेट कौन सा कर रहा है, मेरा -2q वाला। यहाँ पे कौन सा चार्ज लोकेट करेगा, -2q वाला, यही होगा ना, -2q वाला।
एंड सेकंड बोल रहा है ये कि 4a, 0 पे प्लस क्यू लोकेट कर रहा है, 4, 0 पे, तो यहाँ पे मेरा जो है वो प्लस क्यू लोकेट कर रहा है, प्लस क्यू लोकेट कर रहा है। चलो ठीक है, मैंने कर दिया। अब इसने बोला, अब इसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू, मतलब स्पेयर जो है ऑफ अ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे होना चाहिए। तो इसने बोला कि एक ये पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसा कोई सर्कल यहाँ पे क्या होगा, बनेगा, जिसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा, सेंटर पॉइंट जो होगा उसका ओरिजिन होगा। तो ऐसा एक स्पेयर इसने बनाने के लिए कहा, तो मैंने यहाँ पे स्पेयर को बना दिया, स्पेयर बनाने बोला, स्पेयर मैंने बना दिया। अब बोल रहा है इसमें कि इसमें बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब जानते हो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्यू की वैल्यू जो होती है वो याद रखना एनक्लोज होता है, एनक्लोज्ड होता है। अब एनक्लोज मतलब है, ये ध्यान रखना, ये स्फीयर के अंदर ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, मतलब -2q ही है, ये q तो नहीं है, ये तो बाहर है, आउटर में है, आउटर वाला नहीं लिया जाता, इनसाइड वाला लिया जाता है। तो हमारा जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत जने जो होंगे यहाँ पे कर देंगे -2q प्लस में q, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हो गया आंसर यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखना चार्ज एनक्लोज लिया जाता है, जो चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड होगा, जो चार्ज उस सर्कल के अंदर, स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा, वही आपका उसका एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिया जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये आ जाता है, फ्लक्स की वैल्यू आ जाता है q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और q की वैल्यू यहाँ पे एनक्लोज -2q है, ओनली ये लिया जाता है। चलिए ये चीज हो गया, समझ आ ही गया होगा आपको। इसके बाद हमारा जो 18 क्वेश्चन आता है, बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है। अब जबरदस्त सा क्यों कहूंगा, क्योंकि इसे हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। टॉर्क की डेरिवेशन पीई साइन थीटा लेके आए थे, पी क्रॉस ई लेके आए थे, ताऊ जी को हमने पूरा ड्राइव किया हुआ था स्टार्टिंग से लेके अंत तक। फर्स्ट पार्ट नहीं देखी क्या, नीचे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस फर्स्ट पार्ट को देख लो, 10 क्वेश्चन इसके जबरदस्त उसमें मैंने करवा दिए थे। अब आते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लो क्वेश्चन, वैसे बता देता हूं मैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, मतलब ताऊ जी को आपको ड्राइव करना है, एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने कैप्ट कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर और नीचे की ओर दो फोर्स लगते हैं जो इक्वल होते हैं, तो इक्वल के कारण उस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं। उस टॉर्क की वैल्यू जो है पी साइन थीटा, पी क्रॉस ई आपकी यहाँ से आ गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन भी थोड़ा तो अच्छा ही मानोगे, अच्छा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, एक 4q और q आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, एयर के अंदर आपको सेपरेट किया गया 1 मीटर से। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। यहाँ पे मेरा एक ये लाइन है, एयर के अंदर कोई भी लाइन है, हमें क्या पता, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे चार्ज है 4q, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे चार्ज है q, ऐसा कुछ कह रहा है ये। अब इसने कहा कि ये दो चार्ज जो है सेपरेटेड जो है वो 1 मीटर से सेपरेट किए गए हैं, मैंने 1 मीटर से सेपरेट कर दिया। एंड इसके बाद क्या कहा कि इसमें एक पॉइंट ऐसा है, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, भैया एक ऐसी जगह है जहां पे जाओगे ना तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, ये वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, अंडा है, तो उस पॉइंट को मैंने नाम दिया C। अब वही पॉइंट हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट से वो डिस्टेंस कितने दूरी पे है और इस पॉइंट से वो डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, कि मतलब मैं यहां से जा रहा हूं तो मुझे कितने कदम बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 है, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहा है। तो मैंने क्या किया, समझ लो लेट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या किया जाता है, लेट किया जाता है। मेरे को नहीं पता इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, मैंने एक्स लेट कर लिया यहां से यहां तक, और ये पूरा डिस्टेंस 1 है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 माइनस में x होगा, 1 माइनस में x मीटर होगा, समझते हो ना। अगर पूरा 1 है, इसको x मान लिया तो इतना कितना होगा, इस पूरे में से इस x को माइनस कर दोगे, ये बच जाएगा, इतना तो समझ आ गया। अब बोला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब मैंने निकाला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कितने C पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज, किस पे, किस चार्ज की वजह से, 4q की वजह से। किसके चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज
4q, मतलब ए भी लिख सकते हो ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो। तो यहां से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल चार्ज के थ्रू क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो E इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता भैया, आर क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4q है, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया, तो इसकी वैल्यू मेरी यहाँ से फाइंड हो गई। एंड सेकंड वन लिख नहीं रहा, बस यहाँ से बता देता हूँ कि मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज q, इसके थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 है ये, और यहाँ पे मेरा E2 आ जाएगा। तो E2 की वैल्यू क्या होगी, के, Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे बड़ा Q, और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे, R की वैल्यू ये वाला ये, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब याद रखना कभी भी जीरो की कंडीशन आएगी, इसने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो जीरो जिस पॉइंट पे आएगा वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे क्या होगा, एट पॉइंट सी पे जो होगा, एट पॉइंट सी पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इक्विलिब्रियम प्लेस करेगा, और इक्विलिब्रियम में जो E1 की वैल्यू है वो E2 के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारा k 4q अपॉन में r स्क्वायर आया, मतलब x स्क्वायर आया था, और इज इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना आया था, k बड़ा Q अपॉन में 1 माइनस में x का होल स्क्वायर आया था। k से इससे ये कट जाए, इससे ये कट जाए, तो आ गया यहाँ पे 4 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से हमारा 1 अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ से देख लो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्रॉस कर लो, या फिर और आसान हो जाएगा, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, अपॉन में x स्क्वायर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखो आप तो 2 अपॉन में x का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ से 2 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाय 1 माइनस एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 2 माइनस में 2x इज इक्वल टू एक्स क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू मेरा 2/3 आ जाएगा। यहाँ से देखो कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2/3 है, 2/3 मतलब 2/3 कदम में चलूंगा, तो मतलब उस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो जीरो फाइंड हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे जीरो होगी क्या नहीं होगी। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त। अब एक लास्ट क्वेश्चन रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोनस में भी कुछ क्वेश्चन दे ही दूंगा यार बोनस पॉइंट में। अब यहाँ पे देखो ये बड़ा जबरदस्त सा और मजेदार सा ग्राफ वाला क्वेश्चन है, अभी तक ग्राफ के एक भी क्वेश्चन नहीं हुए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ का, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है ये ग्राफ वाला, ये कहता है कि ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस r अ पॉइंट चार्ज q। चार्ज और डिस्टेंस के बीच में हमें क्या बनाना है, ये इलेक्ट्रिक वेरिएशन को दिखाना है। तो हम जानते हैं, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारा के क्यू अपॉन में आर होता है। तो हमने देख लिया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, एंड जो पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ से एक चीज आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पा रहे तो आप समझा दूंगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 1 समझ लो, मैंने r की वैल्यू 2 रखी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ये, ठीक है, ऐसा होगा। और पोटेंशियल में क्या होगा, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 आएगा। 4 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 0 पॉइंट में आएगा मेरा, यहाँ से 10 2 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 5 आएगा, और यहाँ से मैं करता हूँ तो ओनली 0.5 आएगा। तो कौन सा ज्यादा, कौन सा ज्यादा, देखो तो v की वैल्यू ज्यादा है e की वैल्यू से, तो e का क्योंकि स्क्वायर हो रहा है और v का स्क्वायर नहीं हो रहा, ओनली वो r ही रखा हुआ है, तो इसकी वेरिएशन कुछ ऐसी दिखती है, ऐसा रहेगा। मेरा पोटेंशियल कुछ जो है ऐसा जाता है, ऐसा, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है मेरी कुछ ऐसी जाती है। तो ये मेरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और ये मेरी जो है पोटेंशियल की वैल्यू। वेरिएशन में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, याद रखना बस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है इसलिए नीचे आते आते वो कम हो जाता है, एंड वेरिएशन की वैल्यू जो होती है, मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है इसलिए ऊपर से कुछ चली जाती है। तो ये कुछ वेरिएशन इसमें बन जाता है, तो ये वेरिएशन बन जाता है। और इसी के साथ हमारा जो होता है यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चन इस मतलब पीडीएफ के यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, और यहीं पे मजेदार क्वेश्चन यहीं पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक मजेदार सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जिसे आप करके देखना,
और कोई डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि चार्ज की वैल्यू, दो चीज ये दी हुई है, डिस्टेंस मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है 1 मीटर है, फाइंड करना है डायपोल मोमेंट। P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। तो Q की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 5 ले लो एंड 2A की वैल्यू 1 ले लो, तो आ गया डायपोल मोमेंट की वैल्यू। समझ गए ना, कर सकते हो आप। एंड सेकंड वन आपको पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास है। तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, मतलब उसका जो थीटा है, मतलब वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ऐसे 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है आपकी 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस अ टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। एंड कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल, मतलब इसमें आपको ये चीज दिया हुआ, तीन चीज आपको गिवन है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो ना, क्या पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। यहाँ पे आपको टॉर्क की वैल्यू, ये टॉर्क की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। पी की वैल्यू डायपोल मोमेंट की वैल्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा 30 दी हुई है ना, यहाँ से आप पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन है ना, करके देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मजेदार लगी हो ना तो लाइक ठोक देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।